अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़ हसन जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक डॉक्टर साहब, आज हम जो है एक पहले केस हम शामिल करते हैं, फिर उसके बाद कुछ कमेंट्स भी हम शामिल करेंगे जो कि लास्ट प्रोग्राम में हमसे जो है वो पूछे हैं पेशेंट्स ने। तो पहले एक केस हम शामिल करते हैं जो कि अहमद महमूद साहब हैं लाहौर से। वो ये पूछ रहे हैं कि मुझे 10 साल से शुगर है, मेरा HbA1c 7.8 है, रात को तमाम जिस्म पर खारिश रहती है और इसका शुगर से क्या ताल्लुक़ है और इसका इलाज क्या है? ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे ये आमतौर पे ये सर्दियों में ज़ाहिर होती है क्योंकि मौसम सर्द होने की वजह से जिल्द की खुश्की आम होती है। तो बाज़ लोगों को अपनी डायबिटीज़ का पता ही खारिश की वजह से पता चलता है कि उनके जिस्म पे खारिश रहने लगती है और उनको जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है। और खारिश की बहुत सारी वजूहात हैं। डायबिटीज़ इटसेल्फ खारिश करती है, पुअर हाइजीन, अगर बंदे का अपना कवर ना करे, अपनी उसको जिस्म को साफ़ सुथरा ना रखे तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हमारे मुल्क के अंदर वो स्केबीज़ का है। अच्छा, स्केबीज़ एक ऐसा जो है जरासीम है। जरासीम तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा पर आप कीड़ा समझ लें, बहुत माइक्रोस्कोपिक किस्म का। तो उसके जो स्किन की ना जो बरोज होती हैं जिल्द की, जो छोटे छोटे जिसको सिलवटें होती हैं उसके अंदर वो रहना शुरू कर देता है। और इसकी निशानी ये होती है, ये रात को होती है। अच्छा, दिन में मतलब दिन में नहीं होता क्योंकि ये जो सरकैप्टस स्केबियाई जो है, ये जो पैरासाइट है, ये रात को कहीं निकलता है तो उसकी वजह से ये खारिश होती है। और इसमें और ये निशानी होती है, बाकी फैमिली के अफराद भी इसका शिकार होते हैं। किसी बच्चे को भी होती है, वालिदैन को हो सकती है, बच्चों को हो सकती है, बाकी घर के दूसरे अफराद वो इससे मुतासर हो सकते हैं। और रात शदीद खारिश होती है और इसमें लोग तरह तरह के इलाज करते हैं। अच्छा, ये इसका जो है, इससे बचाव डेफिनेटली मुमकिन है कि अपने हाइजीन का ख्याल रखा जाए। और ख़ास तौर पे उन लोगों से जब आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आए या ऐसा फ़र्द आए जिसको खारिश की बीमारी, उससे ये लग जाती है। ये मुतअद्दी बीमारी है, यानी एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उसमें इलाज सिंपल है कि अपना एक तो ज़ाती सफाई का ख्याल रखें और कुछ एक क्रीम है या एक लोशन है, SP लोशन है, उसको हम अप्लाई करते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि आप तमाम रात को नहा के अच्छी तरह साबुन से साफ करके सफाई करके तो अपने तमाम जिस्म पे गर्दन से नीचे नीचे ये लोशन लगा लें। SP लोशन है या जो लोट्रिक्स क्रीम है। सही। तो लेकिन चेहरे पे और आंखों पे ना लगाएं। तो उसके बाद 24 घंटे बाद आप दोबारा नहाएं। और इसमें यह है कि कपड़े आपने नहाने के बाद फ़ौरन बदलें और उन कपड़ों को तेज़ गर्म पानी के अंदर धोएं। ठीक है। और उसको तेज़ धूप के अंदर डालें ताकि, और घर की जो बेड शीट्स हैं और उसको भी चेंज करें, उसको भी तेज़ गर्म पानी से धोएं और धूप में डालें। और इसमें कि बाकी घर के अफराद का भी इलाज इकट्ठा शुरू करें। अगर एक ने इलाज कर लिया, दूसरे ने इलाज नहीं किया तो इस तरह फिर अच्छा, वो फिर आगे फैलती जाएगी। अच्छा, ये तो एक खास जो स्केबीज़ की बीमारी जो बड़ी कॉमन है। दूसरा जो हमें प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोग जो उनको किडनी की बीमारी होती है, जिनका क्रेटिन बढ़ जाता है और उनके अंदर भी खारिश का एलिमेंट होता है, तो ऐसे पेशेंट को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। उनके जिस्म पे भी खारिश होती है और उसका भी इलाज है, यानी कुछ ट्रीटमेंट लोकल भी दिया जाता है, कुछ खाने वाली अद्वियात भी दी जाती हैं। तो अगर अपनी प्रॉपर हाइजीन रखी जाए तो स्केबीज़ से तो हम काफ़ी हद तक बचाव है। और दूसरा इनका है कि इन्होंने ये लिखा है कि शुगर इनका हाई है। हाँ जी, वो उन्होंने लिखा है। ऑब्वियसली जब शुगर हाई होगा तो आपके जो जरासीम है जिस्म के अंदर वो ज़्यादा आप पे हमला आवर तेज़ी से होते हैं। सही। और ज़्यादा देर तक स्टे करते हैं। और इनको अपने किडनी के टेस्ट भी करवाने चाहिए, जिगर के टेस्ट भी करवाने चाहिए, ताकि इसके जिगर के अंदर भी कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, ख़ास तौर पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिन लोगों को होता है उनके अंदर भी खारिश हो सकती है। तो ये सारे चीज़ों को अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो करवाएं। और इसका इलाज मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे किया जाए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, क्या इसका कहीं ब्लड प्रेशर की वजह से भी तो खारिश के इम्कानात होते हैं कि नहीं? ब्लड प्रेशर से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है खारिश का ना। अच्छा। हम ये है
कि खुदा ना खासा किसी किडनी खराब हो, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, ये उस वजह से आता है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब जैसे अभी आप स्केबिस की भी बात कर रहे थे, क्या ये चेहरे पे भी हो सकती है या? स्केबिस जैसे चेहरे पे नहीं होती, स्केबिस गर्दन से नीचे नीचे टांग पे, टांगों पे तो होती है। और ख़ास तौर पे बाज़ औक़ात एक ख़ारिश की और किस्म जो है वो है ख़ास तौर पे ख़वातीन में जब नई नई डायबिटीज़ होती है तो उनको उनके प्राइवेट पार्ट्स पे ख़ारिश की उनकी शिकायत होती है, तो जिसको फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो बाज़ औक़ात उसकी वजह से ही पता चलता है कि ये डायबिटीज़ हो गई है। तो डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो तो ख़वातीन को उन हिस्सों में ख़ारिश ज़्यादा होती है, तो उसका इलाज भी मुमकिन है। अपने डॉक्टर से मशवरा करें, शुगर को अच्छा कंट्रोल करें, एंटी फंगल ट्रीटमेंट लें, लोकल एप्लीकेशन आपका डॉक्टर आपको बताएगा कौन सी अद्वियात आपने अप्लाई करनी है, तो इसका इलाज मुमकिन है। डॉक्टर साहब कुछ मैंने ऐसे डायबिटिक पेशेंट भी देखे हैं जिन्हें चंबल का भी शायद ये भी एक स्किन का वो थोड़ा सा होता है, क्या ये भी डायबिटीज की वजह से होता है? डायबिटीज के साथ वजह से तो नहीं होता, कुछ चीज़ों की एसोसिएशंस हैं, जैसे चंबल जिसको हम सोराइसिस कहते हैं, ठीक है, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, डायबिटीज का भी ताल्लुक कम्युनिटी के साथ है, तो कई दफ़ा ये को एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा। तो उसके साथ डायरेक्ट ये नहीं कि वो कॉज कर रही है या वो कॉज कर रही है, तो इस वजह से डायरेक्ट रिलेशनशिप में। ठीक, तो उसमें भी वैसे ही हमें एहतियात करें। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल है जो कि लास्ट टाइम हमें किसी जो है वो हाफिज इस्माइल साहब ने पूछा है लास्ट प्रोग्राम में कि शुगर के मरीज जो हैं क्या वो जौ का दलिया खा सकते हैं? जौ ये एक ऐसी चीज़ है जो अनाज की एक किस्म है जिसके अंदर हाई फाइबर कंटेंट है और एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर किसी को पसंद है, यानी मैं इसमें ज़ाती पसंद की बात कर रहा हूँ, अगर लोगों को पसंद है, अगर दूध और के अंदर दलिया इसका जौ का बना के लें तो बहुत अच्छा है, इसको शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। जौ की रोटी अगर कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, तो जौ की रोटीज़ में भी हाई फाइबर होता है, फाइबर कंटेंट होता है, इससे भी शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक और सवाल जो आपसे पूछना है मुझे कि ये एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया एक्यूट ही होता है। एक्यूट से मुराद है कि एक हाइपोग्लाइसीमिया जो हो गया, अगर एकदम शुगर लो हो गई तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हम अपने बहुत सारे प्रोग्राम से हम डिस्कस भी करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी हम एक और जो है वो सवाल शामिल करते हैं कि जैसे ये जौ के दलिए से ही है रिलेटेड, वो कहते हैं कि राबिया साहिबा हैं जिन्होंने पूछा है कि मेरी मदर डायबिटिक हैं और वो जौ का दलिया खाती हैं, लेकिन जौ का दलिया खाने से उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब कि वो इंक्रीज़ कर जाता है। हीमोग्लोबिन लेवल? हाँ जी। उनका हीमोग्लोबिन A1C की बात कर रही है, हीमोग्लोबिन है ये उन्होंने क्लियर नहीं लिखा, उन्होंने लिखा हुआ है कि शी ईट्स जौ का दलिया टू इंक्रीज हर हीमोग्लोबिन लेवल, उसको बढ़ाने के लिए वो जौ का दलिया खाती हैं। जौ के दलिए में तो खैर आयरन की कंटेंट का मुझे तो खैर इल्म नहीं है, मेरा ख्याल क्योंकि नॉर्मल इतना ज़्यादा इसमें कोई सिग्निफिकेंट आयरन का जो कंटेंट हो, लेकिन बात ये है कि शुगर को कंट्रोल करने में जौ का दलिया काफ़ी हेल्प कर सकता है, ख़ासतौर पे अगर आप लाइट नाश्ता करना चाहते हैं, एनर्जी से भरपूर करना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि आपकी शुगर लेवल ना बढ़े, तो आप ये एक अच्छी ऑप्शन है जिसको आप लेके चल सकते हैं। सही। अच्छा एक और सवाल है जावेद अदनान साहब का, वो पूछते हैं कि सर मैं 38 ईयर का हूँ और इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ, लेकिन मेरी शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं होती, मुझे कोई मशवरा दें और मेरा वज़न भी आजकल काफ़ी गिर रहा है। हाँ, इनकी एज क्या है? इनकी एज 38 है। 30 ईयर्स एज है और मुझे लगता है काफ़ी देर से इनको डायबिटीज़ है और इनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है। टाइप 1 के अंदर हमें एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि टाइप 1 के अंदर आपको होली सोली इंसुलिन पे डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो इंटरनल इंसुलिन सिक्रीशन वो नहीं हो रही होती, तो आपको मुकम्मल तौर पे इंसुलिन की रिप्लेसमेंट चाहिए होती। अगर ये रिप्लेसमेंट पूरी नहीं है, यानी अगर आप मिसाल के तौर इंसुलिन कम है और आपका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहता है, आपने उसको पूरी तरह टाइट्रेट नहीं किया और कंट्रोल नहीं किया होता, ये शुगर लेवल आपका मुसलसल बढ़ा रहता है और इसके बढ़ने की वजह से आपका जो वज़न है वो भी कम हो सकता है। अच्छा। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनके शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, या तो इनकी इंसुलिन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, या इनकी डाइट के और इंसुलिन के दरमियान गैर मुतवाज़न ताल्लुक है, यानी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल ना होने की वजह है कि उनकी डाइट का पैटर्न कुछ इस तरह से है और 30 इयर्स के हैं। अब हमें इसका इल्म नहीं है कि उनकी एक्सरसाइज लेवल क्या है, वो उनको हेल्प आउट करता है, लेकिन इनको एक मेरा ख्याल है
अपने डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा करना चाहिए, क्योंकि आजकल बड़ी अच्छी इंसुलिन मौजूद हैं एनालॉग्स की शक्ल में, जो टाइप 1 के अंदर बड़ा अच्छा कंट्रोल कर सकती हैं। और लेकिन इसमें हम जो आइडियली हम जो देते हैं पेशेंट को टाइप 1 के अंदर, वो हम बेजल बोलस ट्रीटमेंट देते हैं। बेजल बोलस होता है कि आपको एक ऐसी इंसुलिन दी जाती है जो 24 घंटे आपके खून के अंदर रहती है, जो हम बेजल इंसुलिन जिसको नाम देते हैं। और बोलस इंसुलिन वो होती है जो आप खाने से फ़ौरन पहले लेते हैं और आप खाने की मिकदार के मुताबिक उसके डोज को एडजस्ट करते जाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है और ये नॉर्मली जो इंसान के अंदर फिजियोलॉजिकली जो इंसुलिन सिक्रीशन होती है उसके साथ मैच करती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी इनका सवाल जो मैं पढ़ रही थी तो मुझे कहीं ये भी लग रहा है, जैसे एक हमारी सोसाइटी में ये भी तो ख्याल पाया जाता है कि इंसुलिन लगाने के बाद आपका वजन गिरना शुरू हो जाता है, एक ये मिथ पाई जाती है हमारी सोसाइटी में। इसको मेरे ख्याल से इट्स मे बी अदर वे अराउंड कि आप इंसुलिन लगाने से आमतौर पर वजन बढ़ता है। अगर तो इंसुलिन लगाने के बावजूद वजन कम होता रहा तो या तो कोई और बीमारी है, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, या आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है। अगर डायबिटीज कंट्रोल होगी तो वजन मेरे ख्याल से कम नहीं होगा, बल्कि इंसुलिन से वजन बढ़ने की मतवक्का है कि उस इंसुलिन से वजन बढ़ेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम एक सवाल और बीच में शामिल करते हैं जो कि इमरान अफजल साहब का था, कमालिया से इन्होंने ये हैं इमरान अफजल साहब, तो इनका सवाल हम शामिल करते हैं। जी, ये पूछते हैं कि मेरी दादी अम्मा की उम्र 78 साल है, इनको 10 साल से शुगर है और इंसुलिन पर हैं। हम चाहते हैं कि इनकी हर वक्त शुगर जो है वो 110 से कम रहे। इस कोशिश में इनकी बार बार शुगर कम हो जाती है। वो ब्लड प्रेशर और दिल की भी मरीज़ा हैं। क्या इनकी शुगर सख्त कंट्रोल ज़रूरी है? प्लीज़ गाइड करें। इमरान अफजल, कमालिया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने रेज़ किया है। इसमें उनका ये है कि जो पेशेंट है उसकी उम्र ज़्यादा है, फीमेल हैं और 78 इयर्स ऑफ एज है, और मुझे लगता है कि डायबिटीज़ उनकी कंट्रोल में ही है, रादर ओवर कंट्रोल होगी, जिससे वो कोशिश करते कि उसको हम 110 से कम रखें हर वक्त, और उसकी जो है हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, लो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, बार बार इनको शुगर लो हो रही है। सही। तो अभी जो कुछ रिसेंटली ना इन शुगर डायबिटीज़ मैनेजमेंट के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं कि पहले तो था कि जी डायबिटीज़ हर बंदे की आप बड़ा टाइट कंट्रोल रखें, वो 70 साल का है या 20 साल का है या बिल्कुल। तो जब हम एक्सट्रीम ऑफ एज की बात करते हैं, यानी बहुत छोटे बच्चों में और बहुत जो बूढ़े लोगों के अंदर, हम डायबिटीज़ का जो कंट्रोल है वो लूज़ कर देते हैं। देखिए ना, आप 78 इयर्स पे आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी ह्यूमन बीइंग की कितनी है? अगर आप बहुत टाइट कंट्रोल करेंगे उसके फ़वाइद हमें शायद कम होंगे, नुकसानात ज़्यादा हैं। तो जैसे इनके केस में है कि वो इंसुलिन पे हैं और साथ उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे उनको डायबिटीज़ के साथ साथ उनको ब्लड प्रेशर भी है और दिल का हार्ट डिजीज़ भी है। तो हम हो सकता है कि हम इनकी शुगर को ओवर कंट्रोल करते करते उनको बार बार लो ब्लड शुगर लेवल के अटैक देते हुए कहीं दफ़ा ऐसे होता है कि जो दिल का रिदम है वो ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और इसमें आपको उतना फ़ायदा हो सकता है, ये खातून जो बूढ़ी हैं 78 साल की हैं, शुगर लो हो जाए, वो गिर जाएं और उनको फ्रैक्चर हो जाए उनको उनकी किसी हड्डी का, और उसके साथ क्या हो कि उनकी लाइफ क्रिपल्ड हो जाएगी, बेड पे चली जाएंगी और उनकी जो लाइफ और ख़राब हो जाएगी। तो आपको इस ऐसे पेशेंट्स के अंदर, इवन जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का ये ख्याल है, इससे लोगों में आप अपना जो A1C वो थोड़ा सा लूज कर देते हैं। ठीक है। यानी जब आप ऐसे बूढ़े बंदे हैं जिनको दिल का भी मरीज है और जो उसके बाद ब्लड प्रेशर के मरीज है, तो हम कहते हैं कि 7 और 8 के दरमियान भी अगर रख लें अपने A1C, जो इतना टाइट ना रखें, यानी इन लोगों के अंदर लो ब्लड शुगर लेवल ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत के इनको हाई शुगर लेवल। तो इनको जो है हमें थोड़ा सा इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो ट्रीटमेंट है वो टेलर मेड होगा, हर आदमी का ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होगा। अच्छा। अब डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि अपने पेशेंट को असेस करे और उसको उसकी क्लिनिकल कंडीशन के मुताबिक इलाज दे। सबको एक तरह से हम इलाज नहीं दे सकते। अच्छा। बहुत यंग पेशेंट के अंदर बहुत टाइट जाते हैं, सही। बहुत ओल्ड पेशेंट के अंदर लूज रख देते हैं। तो और बहुत छोटे बच्चों में, जैसे हम छोटे बच्चे हैं और उनको इंसुलिन पे, उनको बार बार लो हाइपो नहीं करते,
हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होती, क्योंकि वो बच्चों में अगर हाइपोग्लाइसीमिया बार बार होगा, उससे ये होगा कि उनकी कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, उनका ब्रेन की डेवलपमेंट मुतासर बिल्कुल, उसके ऊपर भी इफेक्ट तो थोड़ा सा उनमें भी हम लूज रखते हैं, और एक्सट्रीम ऑफ एजेस पे जैसे ओल्ड एज के अंदर भी लूज रखते हैं। तो जो लोग यंगर लॉट है उसके अंदर हम टाइट कंट्रोल जाना चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया, तो इसमें अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए बताएं कि उनका सुबह फास्टिंग, मतलब कि फास्टिंग कितनी शुगर होनी चाहिए, जैसे 78 की हैं वो, रैंडम कितनी आनी चाहिए, और मतलब कि कितना वो रखें, जैसे इन्होंने तो 110 बताया ना हमें। 110 बहुत लो है इनके लिए, हर वक्त रैंडम है। अगर ये अपना रैंडम शुगर 200 से नीचे रखें, फास्टिंग 130 के अराउंड भी रखें, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा मसाइल पैदा नहीं होंगे। सही, यानी हमें इनके गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे, इनके अंदर बेहोश होने के चांसेस कम हो जाएंगे, इनके अंदर जो है एरिथमिया यानी जो दिल की रिदम खराब होती है उसके भी चांसेस कम होंगे। तो हमें जो है कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा। तो इसमें हम टाइट नहीं जा सकते, इनको चाहिए इनका कंट्रोल, जरा थोड़ा सा इंसुलिन के यूनिट्स अगर लगा रहे हैं, इंसुलिन के यूनिट जरा कम करें ताकि उनकी जो शुगर लेवल बार बार लो ना हो। अच्छा, सही। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर हम उनके लाइफस्टाइल के ऊपर बात करें, जैसे काफ़ी एज उनकी ज़्यादा है, 70 प्लस हैं, तो उनके लाइफस्टाइल में जैसे हार्ट पेशेंट भी हैं, तो उन्हें वॉक, क्या वही जो हम एक वॉक का होता है कि हमें 150 मिनट करने हैं, तो क्या वो 150 मिनट करें या इससे कम या ज़्यादा भी, वो किस तरह से उस चीज़ को मैनेज करें? ऐसे लोगों के अंदर आमतौर पे जो प्रॉब्लम होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी होती है, यानी जोड़ उनके मुतासर होते हैं, जोड़ों की वजह से उनका जो चलना फिरना इतना आसान नहीं होता बल्कि मुहाल होता है। तो जब जोड़ों की बीमारी होती है तो आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट में आ जाती हैं। तो हम जितना वो चल सकें अपनी मर्जी से, बगैर तकलीफ के, बगैर अब किसी हर्डल के, अगर वो जितना चल सकते हैं तो ये उनके लिए मुनासिब है। हम आपको ये इस तरह फोर्स नहीं कर सकते ये आप घंटा वॉक करें, अगर वो कर लें आहिस्ता आहिस्ता तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बात ज़रूरत इस बात की इनके अंदर लो शुगर लेवल को बचाया जाए कि लो शुगर लेवल इनका ना हो, और ना बहुत ज़्यादा हाई हो ना बहुत ज़्यादा लो हो, एक दरमियाने ऑप्टिमल लेवल पे हम इनको लेके चलने की जरूरत होती है। सही। और इसके अलावा इनकी जो अगर हम डाइट की बात करें तो वो भी 5 मील्स जो हैं वो लें। फ्रिक्वेंट मील्स लेने से हाइपोग्लाइसीमिया कम होता है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट डिफेंसिव ईटिंग शुरू कर देते हैं, यानी वो हाइपो से बचने के लिए ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो जब हाइपो से ज़्यादा बचने की कोशिश करते हैं तो उससे उनका वज़न भी बढ़ सकता है। जब वज़न बढ़ेगा तो जॉइंट की मूवमेंट और रिस्ट्रिक्ट होगी और उनके जो चलना फिरना और मुतासर हो सकता है और इंसुलिन के यूनिट बढ़ सकते हैं। सही सही, मतलब कि ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो आ सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, क्या जैसे 70 प्लस की अगर हम बात करें कि लोग हैं जिनकी 70 प्लस एज है, क्या उनमें ब्लड प्रेशर के हवाले से भी कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि उनका बीपी कंट्रोल करने में भी हमें ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है? या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ना हमें जो है कुछ तो एक तो डाइटरी मॉडिफिकेशन है। ठीक अगर है। आप अपनी डाइट के अंदर हेल्दी डाइट लें, लाइक कि आप कम नमक वाले डाइट इस्तेमाल करें और नट्स लें, क्रीम फ्री डेयरी यूज़ करें, तो इससे भी आपके और जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हेल्प मिलती है। दूसरा कि नमक का इस्तेमाल जितना आप कम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ग़िज़ाओं के अंदर हिडन नमक होता है। अच्छा। यानी आप मिसाल मछली लेते हैं, मछली के अंदर अपना नमक ऑलरेडी होता है। ऑलरेडी कुछ और ग़िज़ाएं हैं जिनके अंदर नमक होता है, जैसे अरवियाँ भी होती हैं, उनके अंदर तो भी उसमें होता हम है। जो है कि एडिशनल नमक डालते हैं, ऐड ऑन करते हैं। घर में अगर हंडिया बनी हुई है, सालन बना हुआ है, थोड़ा सा नमक हम और डाल लेते हैं। तो ये हम लोग जो एशियंस हैं, हम लोग का हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सोडियम सेंसिटिव है। तो हम जब नमक की मिकदार को कम किया तो हमारा ब्लड प्रेशर बड़ा अच्छा कंट्रोल आ सकता है। अच्छा। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए अच्छी अद्वियात का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अच्छी अद्वियात लें। ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। चाहे कुछ लोग ख्याल रखते हैं जी एज प्लस आपका 100 कर ले तो आपका इतना ब्लड प्रेशर होना है, मैं 50 साल का तो 150। हालांकि ऐसी बात नहीं, आपको ऑप्टिमल लेवल पे रखना है। 140/80 से नीचे अपना ब्लड प्रेशर रखें तो ये आपके लिए काबिल कबूल है। अच्छा, बूढ़े बंदों में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होता है कि उनका क्योंकि मूवमेंट उनकी इतनी होती है, दूसरे कुछ किडनी के प्रॉब्लम भी होते हैं।
अच्छा, जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते तो हमें उससे बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। खुदा ना खास्ता फालिज का खतरा बढ़ जाता है, दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है, किडनी के इफेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, तो आंखों के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, आंखों का जो रेटिना है वो मुतासर हो सकता है, तो इसमें मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है। तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है जितना आप शुगर को अच्छा कंट्रोल करें। अच्छा, मतलब ये इसको भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम शुगर को करते हैं। जी नाज़रीन, इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम फिर दोबारा हाजिर होंगे। कितनी हंसी खुशियों भरी प्यारी थी जिंदगी, बीते वो लम्हे थे दिलकश सभी, अपने पर आए हुए गम भी बुझने लगे ख्वाहिशों के जलते दिए। ये धुआं खा गया मेरी रूह को, मेरे चैन को। ये धुआं खा गया मेरी रूह को, मेरे चैन को, मेरी रूह को, मेरे चैन को। रास्ता उम्मीद का मुझे दिखाए खुदा, कहाँ फना मेरी अना मर गया ढूंढता, आसमां भी रो रहा। मोड़ दो जिंदगी, जिंदगी मोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो ये जहर, छोड़ दो जिसने आगोश में पाला ये धुआं खा गया मेरी रूह को, मेरे चैन को, मेरी रूह को, मेरे चैन को। देख जरा दिल की तड़प, सुन मेरी दुआ, मैं ढूंढ रहा जीने की वजह। बेबसी की आग है, सिसकियों का राग है, रास्ते जो है चुने अंधेरों में आ खड़े, नफरतें
दहशते हम सफर है सदा, सांस भी कैद है, मौत भी है खफा, ये धुआं खा गया। या मौला तेरा शुक्रिया, या रब्बा तेरा शुक्रिया। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से। तो अभी हम उनसे एक और सवाल पूछते हैं जो कि दाऊद साहब ने पूछा है हमसे सवाल, और वो सवाल ये है कि हेल्दी फूड में जो है वो कौन कौन से खाने शामिल हैं जिनसे आप नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। हेल्दी फूड का ताल्लुक ऐसे है कि क्या डायबिटीज़ के हवाले से जो हेल्दी फूड्स हैं वो क्या चीज़ें। जी जी। तो बड़ी एक मशहूर है जिसको हम फूड पिरामिड का नाम देते हैं। फूड पिरामिड है कि पिरामिड जैसे आप त्रिकोण समझ लें, ठीक है। त्रिकोण की एक बेस होती है और एक एपेक्स यानी ऊपर जो नोक होती है। अच्छा। जो बेस होती है वो ब्रॉड होती है, बड़ी होती है। सही। फिर एक दरमियाना होता है, फिर उसके बाद जो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे एटिक कह सकते हैं। अच्छा। जो एपेक्स है जो इसकी वो बड़ी थोड़ी होती है। तो हम ये कहते हैं कि जो आपकी बेस है इस त्रिकोण की, ठीक है, उन अनाज और अनाज से बनने वाली जो अनाज से चीजें हैं वो उस पे है। अच्छा। लाइक गंदम है, जौ है, और इस तरह की जो चीजें हैं उसको हम मैक्सिमम अमाउंट में लेते हैं। जो दूसरा उसमें है सब्जियों का है, जो उससे ऊपर वाला स्टेप सब्जियां। अच्छा, इनिशियली कुछ लोगों का ख्याल था कि जी के जमीन के अंदर जो सब्जियां वो हम नहीं खा सकते, जमीन के ऊपर जो सब्जियां वो ली जाए। हालांकि ये बिल्कुल एक मिथ है, ठीक है, इसका गलत ख्याल है। आप हर किस्म की सब्जियां जो है अपनी इतदाल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फ्रूट्स हैं, बहुत थोड़े फ्रूट्स हैं जो शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, लेकिन अक्सर जो 90% फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं। ये सेकंड टीयर है। अच्छा। जो थर्ड टीयर आता है वो गोश्त, सही, जिसमें हम पोल्ट्री है, फिश है, मटन है इसको। तो फिश और पोल्ट्री को हम ज्यादा प्रमोट करते हैं कि वो आप हेल्दी फूड के अंदर आते हैं। और साथ इसके आता है मिल्क, ठीक है, दूध या दूध से बनी चीज, ये थर्ड टीयर है, तीसरा हिस्सा दर्जा। लेकिन डॉक्टर साहब इसके अंदर क्या जैसे अगर हम बात करें जैसे गाय का गोश्त हो गया या कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें, क्या वो भी डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं? हाँ हाँ ले सकते हैं, लेकिन देखें जो चीज हम शुरू से बात करते हैं कि मॉडरेशन, इतदाल से लें, क्योंकि गाय के गोश्त में रिलेटिवली थोड़ा सा फैट का कंटेंट ज्यादा होता है, तो हम कोशिश करते हैं उसको अवॉइड करें। लेकिन थोड़ी मिकदार में अगर आपको विजिबल फैट नहीं है तो आप थोड़ी मिकदार में यूज कर सकते हैं। तो उससे अगला जो टीयर है, जो टॉप टीयर है, जिसके अंदर थोड़ी सी जगह बचती है, वो फैट्स हैं। यानी अब आपको निशास्ता अच्छा लेना चाहिए, फ्रूट्स भी लें, सब्जियां लें, दूध भी लें और गोश्त भी लें, और थोड़ी मिकदार में फैट्स की मिकदार थोड़ी की है। इसमें ऑयल है, हर किस्म का ऑयल भी है जो डेयरी है। तो इसको जो है ना, इसको हम कहते हैं फूड पिरामिड। तो अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर फूड पिरामिड को
इम्प्लीमेंट करें, खासतौर पर जो डायबिटिक पेशेंट है अच्छा। तो उनका कंट्रोल बेहतर हो सकता है। बहुत सारी मिथ है जी, हमें डायबिटिक पेशेंट, अगर मुझे डायबिटीज हो गई है जी अब तो मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई है, मुझे सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा देनी डॉक्टर साहब ने और मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा, मैं फाकों पे चला जाऊंगा। ये लोगों के अंदर ख्याल है। हालांकि अगर डायबिटीज़ आपको कहते, डायबिटीज़ के अंदर जो हम डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप हेल्दी फूड लें, हेल्दी फूड से जो, और हेल्दी फूड सबको लेनी चाहिए, जिसको डायबिटीज़ नहीं उसको भी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो वो ये नहीं कि जो जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो सब कुछ दुनिया जहाँ की वो करता जाए, मस्ती मौज करता जाए और उसको भुगतना ना पड़े, मुश्किल है। ठीक है, तो इसमें हमें एक चाहिए कि लाजमी तौर पे अपना जो डायबिटीज़ का जो हम फूड पिरामिड है डायबिटिक्स के लिए, वो एक बहुत अच्छी गाइडलाइन के तौर पे है। उस पर आप अपना चॉइस कर सकते हैं, ये मैंने कौन सी चीज़ें लें, कौन सी नहीं लेनी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो आपसे मैं पूछूंगी, जैसे गर्मियों का सीज़न है, आम भी अगर कोई या केला हो गया, ठीक है, क्या ये फ्रूट्स जो हैं वो हमें कोई दिन में खाने चाहिए, सुबह के वक्त खाने चाहिए या रात सोने से पहले खाने चाहिए? जैसे अगर हम आम या केले की बात करें, क्या वो हम रात में भी खा सकते हैं खाने के बाद, या इसके लिए भी कोई हमें टाइम को देखने की ज़रूरत है? इसमें हम बहुत सारे जो हमारे जो डायबिटिक अफराद हैं वो, और बहुत सारे आवाम पब्लिक ये करती है कि फ्रूट हम इधर खाना ख़त्म हो साथ ही फ्रूट ले आओ। बिल्कुल तो ऐसे होता है। को हम स्वीट डिश के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और अच्छा उस पर फिर इक्तफ़ा नहीं होता। उसके बाद फिर फ्रूट नहीं, फ्रूट्स होते हैं और वफर मिकदार में खाए जाते हैं और जब तक उससे पेट पूरी तरह भर नहीं जाता, सेट नहीं हो जाते, फ्रूट खाया जाता है। और ये जो प्रैक्टिस है ठीक नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि फ्रूट को स्नैक टाइम के तौर पे यूज़ करें। मिसाल के तौर पे जो लोग ऐसी इंसुलिन ले रहे हैं जो लंबे अरसे वाली है और कुछ अद्वियात ऐसी ओरल हैं जिनके अंदर आप कुछ थोड़ी देर बाद कुछ लेना चाहिए 3 घंटे बाद, तो उसमें हम आप नाश्ते के मतलब 3 घंटे बाद, अगर आपने 8 बजे नाश्ता किया है तो 11 बजे फ्रूट एक ले लें। अच्छा। और आप अगर 2 बजे खाना खाया तो 5 बजे ले सकते हैं, सोने से पहले ले सकते हैं। अब वो कहते हैं एक फ्रूट ले लें, एक फ्रूट लेने जाते हैं तो पूरा तरबूज लेके बैठे, कहते एक ही तो तरबूज है तो लेकिन जब हम बात करते हैं कि आपके मुट्ठी के अंदर जो आ जाता है वो जितना फ्रूट आता है वो आपकी एक सर्विंग है, तो आप दिन में 2 से 3 सर्विंग फ्रूट्स की ले सकते हैं। सर्विंग को कैलकुलेट करें, उसकी जो पोर्शन कंट्रोल करें, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। अच्छा सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो आपसे मैं पूछती हूँ, जैसे कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो सैलेड, जैसे रशियन सैलेड हो गया, क्रीम सैलेड्स, क्या ये भी उन्हें, जैसे उसमें भी तो काफ़ी ज़्यादा होता है क्रीम ना? के अंदर ज़ाहिर है उसकी कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप ओवरवेट हैं और आपके लिपिड भी डिस्टर्ब हैं तो हमें ऐसी चीज़ें जिसमें क्रीम है या ऐसी कोई चीज़ें हैं उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। एक और सवाल, जैसे क्या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मैदा भी उतना ही नुकसानदेह है जितना कि मीठा, अगर वो ज़्यादा लेते हैं तो? देखिए चीनी, और जैसे चीनी है और कुछ जो पॉलिश्ड राइस हैं और ये जो मैदा है, ये सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी है। यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मुराद है कि उनकी शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें हर वो शय जो ऐसी खुराक जैसे चीनी है मैदा है और इससे जो बनी चीज़ें ये आपका शुगर लेवल डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो इसको हम बहुत कम मिकदार में यूज़ करना चाहिए। बहुत सारी जो मैंने इन्वेस्टिगेट करता हूँ, जो हिस्ट्री हम लेते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में, वो कहते हैं हम इतनी इंसुलिन ले रहे, इतनी गोलियां ले रहे हैं, तो फिर भी हमारा जो लेवल है वो कंट्रोल नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह है? जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो सफ़ेद आटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, थैले का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, और थैले की आटे की जो रोटी है वो ज़ाहिर देखने में तो बड़ी भली मालूम होती है और उसमें क्रिस्पी भी है, बहुत पैलेटेबल होती है, लेकिन उससे प्रॉब्लम है उसके अंदर फाइबर नहीं होता, तो वो आपका जो शुगर लेवल है वो डिस्टर्ब कर सकती है। बिल्कुल। जब शुगर लेवल डिस्टर्ब होगा तो फिर जो इसकी एक बहुत बड़ी वजह जिससे आपकी इंसुलिन की डोज बढ़ जाती है, गोलियों में मिकदार बढ़ जाती है, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। आप हाई फाइबर आटा, होल व्हीट आटा वो इस्तेमाल करें जिसके अंदर पूरे फुल उसके शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी कम होती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। और वैसे भी हर बंदा जिसको शुगर नहीं भी है उसको भी होल व्हीट आटा इस्तेमाल करना चाहिए, सही, ना कि सिर्फ शुगर वाले पेशेंट।
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास एक और सवाल आया हुआ है, और सवाल उनका ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक इंसान को अगर डायबिटीज़ है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ की वो बात कर रहे हैं, और उसकी एज जो है 30 है, 30 में उसको डायग्नोज हुआ कि टाइप 2 डायबिटीज़ थी। अच्छा, अब वो जब 60 में या 70s में जाता है तो क्या ज़रूरी है कि वो मेडिकेशन से इंसुलिन के ऊपर शिफ्ट हो जाए क्या, या कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जो थ्रू आउट जो है वो मेडिकेशन के ऊपर ही रहते हैं? देखिए, जो डायबिटीज़ है ना वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। प्रोग्रेसिव से डिजीज़ है कि जो आज उसका स्टेटस है वो स्टेटस को में नहीं रहती। डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है उसकी जो शेप है, हैयत है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है। तो अच्छा पेशेंट जो होता है जो अपने डॉक्टर को रेगुलर विजिट करता है, और अगर कहीं उसकी शुगर में ऊंच नीच आता है तो उसका इलाज में अमेंडमेंट हो जाती है। तो हम ये नहीं होगा कि आज आपने इलाज शुरू किया और आपका 10 साल बाद वही इलाज चल रहा है। अच्छा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इसको कहता हूँ कि डायबिटीज भी बूढ़ी होती है। जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो डायबिटीज की भी उम्र बढ़ती है। तो जो डायबिटीज की उम्र बढ़ती है तो उसका ट्रीटमेंट भी चेंज होता रहता है। तो अच्छा पेशेंट वो होता है जो इस स्पेस के साथ चलता है, यानी अगर उसका ट्रीटमेंट चेंज हो रहा है, अगर उसकी उम्र ड्यूरेशन बढ़ रहा है और कंट्रोल में नहीं है, तो साथ ही उसको फौरी तौर पे ऐसे एक्शन उसका डॉक्टर तजवीज़ करता है जो फौरी तौर पे उसको नॉर्मल A1C उसके लिए आते हैं। लेकिन लोग वेट करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर डॉक्टर के पास गए हैं तो 5 साल बाद जा रहे हैं, 6 साल बाद जा रहे हैं, और उनका A1C बहुत हाई हुआ हुआ है। वो समझते शायद मैं ये गोली खा रहा हूँ, ये मेरे लिए डॉक्टर साहब ने लिख दी थी, ये सारी जिंदगी के लिए काफ़ी है। क्योंकि डायबिटीज़ के साथ एक थोड़ा सा इशू है कि इसके जो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्यों हमें आती, क्योंकि डायबिटीज़ एक कोल्ड डिजीज़ है। अच्छा। यानी आपको एक्यूटली ये बताती नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि मतलब जैसे किसी बंदे को बुखार है, अच्छा। उसका गला खराब है, फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएगा कि मुझे गला खराब हो गया, मेरी टांग में दर्द है, ये मुझे ये हो गया, वो सर में दर्द है, वॉमिटिंग है, ये डायरिया है, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो वो फौरी तौर पे आप ये कोल्ड बीमारी, ये डायबिटीज ऐसे नहीं है। डायबिटीज बड़ी स्लो ऑन होती है, स्लो 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 ये चल रही होती है, और इसमें ह्यूमन नेचर है, जब आपकी चीज़ों को कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आ रहे होते तो आप बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। बिल्कुल, तो उसमें आप नेग्लेक्ट करते हैं, सेल्फ नेग्लेक्ट का एलिमेंट आ जाता है। तो जब नेग्लेक्ट करते हैं तो उसमें आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपनी दवाई को चेंज नहीं करते, आपका A1C शुगर टेस्ट नहीं करते, और आपको ये भी नहीं पता होता मेरा A1C कितना जा रहा है, मेरे किडनी की क्या पोजीशन है, मेरे कोलेस्ट्रॉल की क्या पोजीशन है। तो अल्टीमेटली सम डे अदर यू एंड अप विद सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो फिर आप हमें प्रॉब्लम होता है कि इसे पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाए। तो डायबिटीज गेट्स ओल्डर, ठीक है, तो ये बूढ़ी होती है, ये इसकी एज बढ़ती है, तो इसका ट्रीटमेंट हमें साथ साथ चेंज करना चाहिए। तो अच्छा पेशेंट वही है, फिर मैं दोबारा मैसेज ही देता हूँ कि अच्छा पेशेंट वही है जो इस पेस के साथ चलता है, इस रफ्तार के साथ चलता है जो डायबिटीज की रफ्तार है। अपनी ट्रीटमेंट वो तब्दीली लेके आता है जो जरूरी है, और फौरी तब्दीली लेके आता है, और A1C बढ़ने का इंतजार नहीं करता कि मेरा A1C 9-10 पे पहुंच गया और वो सुकून से नींद सो रहे हैं। तो वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस के होने का इंतजार नहीं करता, कॉम्प्लिकेशन को होने से पहले रोकता है। तो प्रिवेंशन इसमें डायबिटीज में इसकी की टू सक्सेस है। अगर हम खुदा ना खासा किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं तो डायबिटीज में जो कॉम्प्लिकेशन है वो इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं होगी। वो आपका जो नुकसान खुदा ना खास्ता अगर किसी बंदे को हो गया हुआ है तो वो आपका नुकसान के साथ ही जीना पड़ेगा। तो अगर 2-3 नुकसान इकट्ठे चलते रहेंगे तो जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती। तो इसको पहले दिन से इसको कंट्रोल में रखें, कंट्रोल में लेके आए। शुगर जरा सा भी बेकाबू हो तो उसको फौरी नीचे लेके ले आने की कोशिश करें। अगर आपका डॉक्टर आपको तजवीज करता है कि आपको इंसुलिन की जरूरत है, तो इंसुलिन पे चले जाना चाहिए। इंसुलिन से डरते 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 कि इंसुलिन लगाने से मुझे खुदा ना खासा ये हो जाएगा, बहुत सारी मिथ्स हैं, गलत फहमियाँ हैं, तो मुझे ये हो जाएगा, मैं शुगर लो हो जाएगी, खुदा ना खास्ता ये मेरे गुर्दे फेल हो जाएंगे, कुछ इस तरह के मसाइल से 2-4 हो जाऊंगा। हालांकि ये बिल्कुल एक गलत आम है। इंसुलिन एक बेहतर इलाज है, लेकिन अगर इन सेफ हैंड्स, अगर किसी अपने एक्सपर्ट से जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, वो आपको प्रॉपर इंसुलिन आपके मिजाज, आपके जिस्म, आपकी रिक्वायरमेंट के साथ आपको इंसुलिन शुरू करे, तो आपको जो डॉक्टर इलाज तजवीज़ करे, और अग्रेसिव होना चाहिए इलाज में। अगर आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, पढ़े लिखे हैं, रिसोर्सेज हैं, तो एनर्जी के साथ इसका इलाज करें। डॉक्टर साहब, अभी मैं एक जहन में एक सवाल मेरे आया था कि जैसे एक केस मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि एक पेशेंट हैं जिनके
डायबिटीज़ महीने में कोई एक या 2 दफ़ा उनकी जो है वो शुगर हाई हो जाती है, वैसे उनकी शुगर ठीक रहती है, लेकिन उनकी आईसाइट भी ख़राब है, किडनीज़ के ऊपर भी इफ़ेक्ट है और मतलब के गुर्दों के ऊपर भी इफ़ेक्ट है। तो क्या ये ठीक बात तो नहीं है कि उनकी अच्छा डायबिटीज़, लेकिन वो अपना कोई इलाज में इतना संजीदगी से भी नहीं, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं? और इलाज में जो संजीदगी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इलाज को अगर आपको बीमारी का पता चला है जैसे, और डायबिटीज़ के जिसमें ये कोल्ड डिजीज़ है, तो फिर आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा इलाज में। अगर आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, उसमें अगर एक आधी दफ़ा शुगर आपको ऊपर नीचे हो जाता है तो इसमें कोई फिक्र की या घबराने की बात नहीं है कि जी मेरी एक दफ़ा भी शुगर नहीं बढ़नी चाहिए। आप 100% मार्क्स नहीं ले सकते। अगर आपकी रीडिंग्स जो हैं वो 70 से 80% के दौरान रहती हैं, दरमियान रहती हैं, तो फिर आप बिल्कुल इसमें मुतमिन है आपका A1C ठीक होगा। लेकिन आप 100/100 नंबर नहीं ले सकते डायबिटीज़ के अंदर, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है। लेकिन इस मेरी स्टेटमेंट को ये ना कि पेशेंट का हम तो लापरवाह हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा कि 20% भी रीडिंग ज़्यादा आ जाए, लेकिन डेलिबरेटली ना आपकी एफर्ट यही हो कि मैंने 100% नंबर लेने हैं। अगर इसमें कहीं खुदा ना खासा कोताही हो जाती है या कामयाबी नहीं मिलती तो हमें इसमें डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आपने पेशेंट की मिसाल दी, तो इनको चाहिए कि अपना ट्रीटमेंट संजीदगी से करें, कॉम्प्लिकेशन से बचने की कोशिश करें। खुदा ना खासा कॉम्प्लिकेशन होगी फिर उनको बाकिया ज़िंदगी इस कॉम्प्लिकेशन के साथ रहना पड़ेगी। और क्योंकि जैसे हम इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कुछ थोड़ी सी आपको, कई दफ़ा पेशेंट के साथ और एटीट्यूड के साथ बात करनी पड़ती है। मतलब एक बच्चा है वो स्कूल नहीं जाता, उसके पेरेंट्स उसको थोड़ा सा सख्त करते हैं, ठीक है, उसको टफ लव देते हैं, उसको कहते हैं कि तुमने स्कूल जाना है, नहीं तो ये है। क्योंकि जो चीज़, जो सीन, जो चीज़ें, जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो नताइज वालिदैन देख रहे होते हैं वो बच्चा नहीं देख रहा, वो नहीं देख रहा होता। तो इसी तरह जो चीज़ डॉक्टर आपका समझ रहा होता है इस डायबिटीज कंट्रोल ना करने के नताइज, वो पेशेंट नहीं समझ रहा होता। वेरी राइट, ऐसा होता है। तो जब आप पेशेंट, क्योंकि डॉक्टर की विजन और तरह से है और पेशेंट की नज़र कहीं और है, तो जब आप इसके, अगर पेशेंट, इसलिए डॉक्टर की जो बात है वो माननी चाहिए। जैसे बच्चे को वालिदैन की बात मानिए, क्योंकि बच्चे को इल्म नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन हम डायबिटिक पेशेंट में थोड़ा सा हम ये कहते हैं, जैसे ये प्रोग्राम भी इसकी करें कि हम एजुकेशनल लेवल को इतना दे दें कि आपको डॉक्टर की जरूरत कम से कम पड़े। आप खुद ही अपनी चीज़ों को एप्रीहेंड करें, उसको देखें कि मैं अगर नहीं कंट्रोल करूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और मैं इसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ और मैं अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। तो ये बिल्कुल इसको सीखने का जो है अमल है वो काफ़ी आसान होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो पेशेंट्स को अवेयरनेस दी जाए, वो खुद सीख सकें। लेकिन मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको जो है अपनी डिज़ीज़ के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत है ताकि वो इस बीमारी का ज़्यादा अच्छे से मुकाबला कर सकें। इसका भी ताल्लुक है ना आपकी जो उससे भी है, ख्वानदगी से भी है, लिटरेसी रेट से भी है। अगर पेशेंट के अंदर लिटरेसी रेट कम है, अगर बेचारे गांव से हैं, किसी उनकी तालीमी दर्जा इस लेवल का नहीं है, तो उनके अंदर वो कैपेसिटी कम होगी जो एक पढ़ा लिखा बंदा उसको तरीके से हैंडल कर सकता है, बात को समझ सकता है, उसमें हमें आसानी होती है। लेकिन एक आदमी जिसका एजुकेशन लेवल लो है, लिटरेसी रेट कम है, तो हमें थोड़ा सा कुछ को और तरीके या और मेजर्स हमें अपनाने पड़ेंगे ताकि वो बात को समझ जाए आसान लफ्ज़ों में और उसका ख्याल है। बहुत सारे पेशेंट हैं उनकी तालीम इतनी नहीं है, गांव से भी ताल्लुक है, लेकिन उन चीज़ों को जब उन्होंने समझा और पूरी तरह समझा और उसके साथ अपनी शुगर को कंट्रोल किया, तो वो मसला ये है कि हम जैसे हम इंडिविजुअलाइज करते हैं डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को, हमें एजुकेशन भी इंडिविजुअलाइज करेंगे। हम एक किस्म की जो डायबिटीज़ एजुकेशन सारे मरीजों को नहीं दे सकते, तो हर एक उसके माइंड के हिसाब से, उसके एजुकेशनल स्टेटस के हिसाब से हमें उसको एजुकेशन भी उसी तरीके से देनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, काफ़ी आपने आज जो है वो हमारी ऑडियंस को बातें बताई हैं डायबिटीज़ के हवाले से। जी नाज़रीन, इसी के साथ मैं आप लोगों से भी इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।